कहानी की शुरुआत में हमें रशिया की एक खतरनाक जेल को दिखाया जाता है, जहां कुछ अमीर लोग मौत की सजा पाए हुए एक कैदी को खरीदने आए थे। उस खूंखार कैदी की ताकत का नमूना दिखाने के लिए वार्डन ने कुछ लोगों को उसकी सेल में भेजा और उन्हें उससे लड़ने को कहा। अगर वो नहीं लड़ते तो वार्डन उन्हें वैसे भी मार डालता, इसलिए सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, पर वो तीन और वो अकेला होने के बावजूद कोई भी उस कैदी के आगे टिक नहीं पाता। ये पूरी लड़ाई एक आदमी अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है और जैसे ही ये वीडियो ब्रेक नाम के आदमी के पास पहुंची, उसने तुरंत उसे अपने शो के लिए सिलेक्ट कर लिया, जिसके बाद वो वार्डन को उसकी मुंह मांगी कीमत देकर उस कैदी को खरीद लेते हैं। इसके बाद हमें साल्वाडोर की एक और जेल को दिखाया जाता है, जहां अरब देश का एक और खूंखार कैदी रहा करता था। ब्रेक के लोग अपने शो के लिए उसे भी खरीदना चाहते थे, फिर चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। पर दिक्कत ये थी कि उसे बेचने के लिए वहां का वार्डन तैयार नहीं था। उसे लगता था कि उनका ये कैदी इतना खतरनाक है कि कोई भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता। ब्रेक उसकी ताकत का एक नमूना देखना चाहता था, जिसके बाद वार्डन उससे लड़ने के लिए अपनी ही जेल के दो कैदियों को चुनता है। गार्ड्स जैक नाम के आदमी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि वार्डन तुमसे मिलना चाहते हैं। पर जैक बोला, तेरे वार्डन से बोल नहीं आता, क्या कर लेगा? उसका रवैया गार्ड्स को बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिसके बाद वो उसे बंदूक की नोक पर वार्डन के पास ले जाते हैं। उस जेल का हर एक शख्स जानता था कि उस कैदी के सेल में जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर था, लेकिन अगर वो नहीं लड़ते तो वार्डन वैसे भी उन्हें मार डालता। पहले आदमी ने किसी तरह हिम्मत करके उससे लड़ने की कोशिश की, पर वो कैदी अपने एक ही वार में उसे ढेर कर देता है। अगली बारी जैक की थी, पर उसने लड़ने से मना कर दिया। वार्डन आगे बढ़कर उसे लड़ने को कहता है, लेकिन जैक बेवजह किसी से फाइट नहीं करना चाहता था। काफी दबाव डालने पर भी जब वो नहीं माना तो वार्डन ने खुद उस दूसरे कैदी को उसकी बेड़ियों की चाबी दे दी। वो अपने गले से जंजीर निकालता है और जैक को मारने ही वाला था कि तभी जैक ने उसके मुंह पर जोर का घूंसा मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। ये देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसने उनके सबसे ताकतवर कैदी को एक ही घूंसे में धूल चटा दी थी। अपने शो के लिए ब्रेक को जैक काफी दमदार लगा, जिसके बाद वो उसे भी बाकी लोगों में शामिल कर लेता है। बताया जाता है कि ब्रेक एक बिगड़ैल अमीर जादा है, जो कुछ ऐसा करना चाहता है जो इस दुनिया में किसी ने ना किया हो। वो एक ऐसा शो बना रहा है जिसमें मौत की सजा पाए हुए 10 खतरनाक कैदी एक आइलैंड पर एक दूसरे से फाइट करेंगे और उन 10 लोगों में से सिर्फ एक ही इस गेम को जीतेगा। इसलिए वो दुनिया भर की जेलों से कैदियों को इकट्ठा कर रहा था। अब क्योंकि उसका ये शो पूरी तरह से इलीगल था, इसलिए वो इसे किसी टीवी चैनल पर नहीं बल्कि सीधे डार्क वेब पर लाइव टेलीकास्ट करने वाला था। उसे लगता था कि लोग अपनी जिंदगी से इतने बोर हो चुके हैं कि अब उन्हें नकली ड्रामा नहीं बल्कि असली मौत का खेल देखना है। अपने शो को प्रमोट करने के लिए वो अमेरिका की सबसे बड़ी जर्नलिस्ट को अपने सीक्रेट आइलैंड पर बुलाता है। हालांकि ये रिपोर्टर उसके शो के सरासर खिलाफ थी। वो कहती है, इस तरह लोगों को एक दूसरे की जान लेने के लिए मजबूर करना हैवानियत है। तुम एक अरबपति हो जो खून खराबा दिखाकर खरबपति बनना चाहता है। पर ब्रेक ऐसा नहीं मानता था। वो बोला, मेरे शो के सभी कंटेस्टेंट ने घिनौने अपराध किए हैं। अगर मैं ना होता तो ये कैदी बहुत पहले ही मर चुके होते। मैं तो बस इन्हें जीने का एक मौका दे रहा हूँ और बदले में लोगों को वही दिखा रहा हूँ जो वो देखना चाहते हैं। आखिर इसमें गलत क्या है? ब्रेक को पता चला कि उसने जो कंटेस्टेंट चुने थे उनमें से एक को कल ही कुछ कैदियों ने जान से मार डाला। ब्रेक को उसकी जगह एक और खूंखार चेहरा चाहिए था जो स्क्रीन पर आते ही लोगों की सांसें रोक दे, जिसके बाद उसकी जगह वो जैक को लाने का फैसला करता है। इसके बाद उन 10 कैदियों को ब्रेक के सीक्रेट आइलैंड पर लाया गया। यहाँ सब एक से बढ़कर एक थे। हम स्टीव नाम के कैदी को देखते हैं, जिसे रवांडा की जेल से लाया गया था। ये आदमी उन सब में सबसे खतरनाक था। वो 4 साल स्पेशल फोर्सेज में था। उसने वहाँ के एक गांव में आग लगा दी, 20 लोगों को जान से मार दिया और तो और उसने 9 औरतों का रेप भी किया था। उसकी प्रोफाइल जानकर बाकी कैदियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आदमी इंसान है या फिर हैवान। इसके अलावा उनके पास एक जापानी, कुछ मैक्सिकन और रशिया के कैदी भी थे, जिनके गुनाहों की लिस्ट भी कुछ कम छोटी नहीं थी। हालांकि इन सब के बावजूद ब्रेक जॉन में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा था, क्योंकि उसे उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता था। ब्रेक ने बताया कि तुम सबको एक टापू पर ले जाया जाएगा, जहां तुम एक दूसरे से लड़ोगे और जो आखिर में जिंदा बचेगा वो मालूम माल हो जाएगा। ब्रेक ने देखा कि जैक के गुनाहों की लिस्ट बहुत छोटी थी। इस तरह तो दर्शक उससे बिल्कुल नफरत नहीं करते। वो जैक से क्राइम्स के बारे में कुछ सवाल पूछता है ताकि उसे लिस्ट में ऐड कर सके, लेकिन जैक उसके किसी भी सवाल का सीधे मुंह जवाब नहीं देता, जिससे ब्रेक को उस पर गुस्सा आ गया। वो अपनी मर्जी से एक लिस्ट बनाता है जिसमें उसने लिखा कि जैक उग्रवादियों की गैंग का है।
जिसने एक चर्च को उड़ा दिया। इसके बाद FBI के हाथों से भागकर सेंट्रल अमेरिका पहुंचा, जहां उसने एक अस्पताल उड़ा दिया जिसमें सैकड़ों औरतें और बच्चे मारे गए। ये सब सुनकर जैक समझ गया कि वो एक नंबर का साइको है। वो कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और मुझे परवाह भी नहीं, पर मैं ऐसे खेल नहीं खेलता। लेकिन ब्रेक ने उसे यहाँ लाने के लिए उस पर अच्छे पैसे लगाए थे। वो बोला, जरूरी नहीं कि तुम ये खेल जीतो, लेकिन खेलना तो पड़ेगा। इसके बाद एक आदमी उन्हें इस गेम के रूल्स बताता है। उन सब के पैरों में एक बम लगा हुआ था जिसमें इतना बारूद है कि उनके चिथड़े उड़ाने के लिए काफी था। वो बोला, अब से 30 घंटे बाद इसे जिस काम के लिए बनाया गया है वो इसे पूरा करेगा। इस बम के फटने की 2 वजह हो सकती है। पहली, वो लाल वाला सिरा खींचो और 10 सेकंड बाद ये बम फट जाएगा। दूसरी, वायर के साथ छेड़छाड़ या उसे काटने की कोशिश की तब भी ये बॉम्ब अपने आप फट जाएगा। इतना बताकर उसने उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसमें 30 घंटे का टाइमर चालू हो जाता है। अपने पैरों में बम लगा देख डर के मारे सबके पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन जैक के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। उल्टा वो तो ये सोच रहा था कि वो किन नौसिखियों के बीच फंस गया है। उन सभी को हेलीकॉप्टर से आइलैंड पर ले जाया जाता है, जहां वो उन्हें एक एक कर पानी में फेंकना शुरू कर देते हैं। उनमें से ज्यादातर कैदी इस गेम को नहीं खेलना चाहते थे, पर यहाँ उनकी मर्जी नहीं चलने वाली थी। गार्ड्स ने उनके मुंह में चाबी फंसाकर उन्हें नीचे फेंक दिया, और जो कैदी नीचे जाने में आनाकानी कर रहे थे उन्हें तो वो कहीं भी फेंक दे रहे थे। उनमें से एक तो सीधा एक लोहे के पोल पर जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जैक गुस्से में एक गार्ड पर हमला कर देता है, जिसके बाद उस गार्ड ने उसे बिना चाबी के ही नीचे फेंक दिया। जो कैदी अपने मुंह में चाबी लेकर नीचे कूदे थे उन्होंने तो जल्दी से अपने हाथ की बेड़ियां निकाल दी, लेकिन जैक ने जब होश संभाला तो देखा कि उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे और इतनी मोटी हथकड़ी को तोड़ने के लिए वहां कोई औजार भी नहीं था। इस तरह पूरे 9 लोग टापू पर उतरने में कामयाब रहे। एमिलिया नाम की लड़की जब पानी पी रही थी तभी उसने अपने सामने से उस जापानी कैदी को जाते हुए देखा जो बहुत खतरनाक था। वो जल्दी से छुप जाती है, पर तभी एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वो उसे मारने से पहले उसके साथ गलत काम करने की सोचता है, लेकिन एमिलिया ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए पास पड़ी लकड़ी का टुकड़ा उसकी गर्दन में घुसा दिया। वो जल्दी से उसके पैर में लगे बम का लाल सिरा खींच देती है, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और उसके चिथड़े उड़ गए। ये सब वहां लगे कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके मरते ही लाइव वॉचिंग बढ़कर 5 मिलियन हो जाती है, क्योंकि लोगों को यकीन हो गया था कि ये गेम बिल्कुल असली है। उन्होंने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही चल रहा था, लेकिन ब्रेक की गर्लफ्रेंड जूलिया अब कहीं ना कहीं इससे पीछे हटती नजर आ रही थी। पहली बार उसे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। उधर हम पाको नाम के कैदी को देखते हैं, जो अपनी वाइफ रोजा को ढूंढ रहा था। मौका पाते ही जैक ने उसे धर दबोचा और उसका गला दबाने लगा, पर वो एक दूसरे को मारना नहीं चाहते थे। पाको बोला, मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, मैं बस अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूँ। जैक ने उसकी मजबूरी समझी और उसे जाने दिया। बदले में पाको भी उसे अपनी हथकड़ी की चाबी देता है और वहां से चला जाता है। जैक को आखिरकार उन बेड़ियों से छुटकारा मिल जाता है, पर खतरा अभी टला नहीं था। उनके पास एक दूसरे को मारकर बाहर निकलने के लिए सिर्फ 30 घंटे थे, और अगर इन 30 घंटों में कोई एक विनर नहीं मिला तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद हम मार्कस नाम के कैदी को देखते हैं, जो अपने पैर में लगे बॉम्ब को निकालने की कोशिश कर रहा था, पर सेफ्टी अलार्म बजते ही वो पीछे हट जाता है। उसने देखा कि उस पर कैमरे से नजर रखी जा रही थी, जिसके बाद उसने गुस्से में कैमरा ही तोड़ दिया। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर कंटेस्टेंट के लिए कुछ चीजें ड्रॉप करता है, जो उस तक पहले पहुंचता वो उसका हो जाता। खुशकिस्मती से मार्कस उस बैग तक पहुंचने वाला पहला शख्स था। उसने जब बैग खोला तो उसे उसके अंदर कुछ खाने पीने की चीजें और एक धारदार चाकू मिला, जिससे वो किसी को भी मार सकता था। ये सब पाकर उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, पर तभी वहां वो जापानीज कैदी पहुंच गया। मार्कस उसे शांत दिमाग से काम लेने को कहता है, पर मिनाटो उसकी भाषा नहीं समझता और उस पर हमला कर देता है। वो इतना फुर्तीला था कि उसने एक ही वार में मार्कस का चाकू दूर गिरा दिया, जिसके बाद उसे हाथ से लड़ना पड़ता है। मार्कस ने उस बॉम्ब के लाल सिरे को खींचकर उसे उड़ाने की कोशिश की, लेकिन मिनाटो ऐसा होने नहीं देता। आखिर में वो उसे चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है। मिनाटो ने उसका पीछा किया, पर कुछ दूर चलकर उसकी मुलाकात स्टीव से हुई, जो वहीं बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वो बोला, मैंने तुझे उस अफ्रीकन से लड़ते हुए देखा, तेरा साइज देखकर तो मैं धोखा खा गया, तू तो सच में बहुत खतरनाक है। दोनों चाहते तो आपस में लड़कर एक दूसरे को मार सकते थे, पर स्टीव इस गेम को अलग तरीके से खेलना चाहता था। वो बोला, देख मेरी बात सुन, क्यों ना हम पहले यहाँ की गंदगी को साफ कर लें, बिल्कुल एक टीम की तरह। उसके बाद सिर्फ मैं और तू लड़ेंगे।
मिनाटो को उसका ये आइडिया अच्छा लगा क्योंकि ऐसे उनके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा थे। उधर हम जैक को देखते हैं जो रेडियो टावर को ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि मदद बुला सके, पर तभी उसका सामना उस रशियन फाइटर से होता है। जैक उससे लड़ना नहीं चाहता था। वो बोला, आगे मत बढ़ना पहलवान, अगर शांत रहोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर रशियन फाइटर कहाँ किसी की सुनने वाला था। उसने जैक पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह मारने लगा। जैक उसे उठाकर पटक देता है, जिसके बाद उसने उसे बुरी तरह चौंक कर दिया। वो बस उसे शांत करना चाहता था, इसलिए उसने पकड़ ढीली कर दी, पर वो रशियन फाइटर उसका एहसान मानने की बजाय बॉम्ब का लाल सिरा खींचने की कोशिश करता है। जैक जल्दी से पीछे हट गया और दोनों फिसलकर चट्टान से नीचे गिर जाते हैं। रशियन फाइटर जैक को मारने ही वाला था कि तभी जैक ने नोटिस किया कि उसके पैर से वो लाल सिरा निकल गया है। वो कभी भी फट सकता था, इसलिए जैक ने पास पड़ा पत्थर उठाया और उसके सर पर दे मारा, जिससे वो नीचे गिर जाता है। एक जोरदार धमाके के साथ उसके शरीर के टुकड़े हो गए। डायरेक्टर उसके फटने का स्लो मोशन में रिप्ले करते हैं, जिससे उनके शो की लाइव वॉचिंग 12 मिलियन तक चली गई। अचानक से एक वेबसाइट पर इतना सारा ट्रैफिक आते ही वो सब FBI की नजर में आ जाते हैं, पर वो एक कंप्यूटर के जरिए इसे पूरी दुनिया को दिखा रहा था, जिस वजह से उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। इंटरपोल से उन्हें पता चला कि वो आइलैंड साउथ पैसिफिक में कहीं है, पर परेशानी ये थी कि वहाँ 2000 से भी ज्यादा आइलैंड थे। ऐसे में उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। FBI ने शो के सारे कंटेस्टेंट के क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाले, पर उन्हें जैक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, मानो वो है ही नहीं। पर तभी उन्हें किसी का फोन आया जो खुद को जैक के बचपन का दोस्त बताता है। ऑफिसर ब्रैड को पता चला कि उसकी एक वाइफ और 2 बच्चे भी हैं, जिनसे वो पिछले 1 साल से नहीं मिला था। वो जल्दी से उसकी वाइफ एमा को फोन लगाता है और उसे बताता है कि उसके पति की जान खतरे में है। एमा ने जब वो वेबसाइट खोली तो उसे वहाँ जैक देखने को मिला, जो उस रशियन फाइटर के हाथों मरते मरते बचा था। उसे पता चला कि जैक एक बेहद ही खतरनाक शो का हिस्सा है और शो की वेबसाइट पर उसके बारे में बहुत सारा झूठ लिखा हुआ था। इसी बीच हम रोजा को देखते हैं जो अपने पति को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। किसी की आहट से वो एकदम से चौकन्नी होकर छुप जाती है, पर उसने देखा कि ये तो पाको है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, पर उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि स्टीव ने उन्हें ढूंढ लिया था। पाको जानता था कि स्टीव की उसकी बीवी पर गंदी नजर है, इसलिए उसने रोजा को वहां से जाने को कहा। स्टीव उस पर चाकू से हमला कर देता है, पर पाको ने उसे बहुत मारा। वो उसकी ताकत के आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाता, लेकिन तभी मिनाटो उसकी बीवी को पकड़कर उसके पास ले आता है, जो देख पाको का ध्यान उस पर से भटक गया और बस इसी का फायदा उठाकर स्टीव उसकी टांग तोड़ देता है। उन्होंने उसे एक पेड़ से बांध दिया और उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी के साथ जबरदस्ती करने लगे। टांग टूटी होने की वजह से पाको बहुत दर्द में था। वो उनसे गुहार लगाता रहा कि रोजा को छोड़ दें, पर स्टीव एक वहसी दरिंदा था। जब रोजा ने खुद को बचाने की कोशिश की तो उसे गुस्सा आ गया और उसने उसे बहुत मारा। ब्रेक कहता है, इस सीन को कितने एंगल से कवर कर सकते हैं, जिस पर डायरेक्टर ने उसे बताया कि यही एक एंगल है। ये शॉट उनके किसी काम का नहीं था, जिसके बाद ब्रेक ने लाइव क्रू को उनके पास भेजा। स्टीव पाको की आंखों के सामने उसकी वाइफ का रेप करता है और ब्रेक ये सब बिना किसी सेंसरशिप के पूरी दुनिया में दिखा रहा था। सिर्फ इस सीन की वजह से उनकी लाइव वॉचिंग 15 मिलियन पहुंच जाती है, पर ये इतना दर्दनाक था कि स्टूडियो में बैठे लोगों से भी ये देखा नहीं जाता। जूलिया कहती है, बंद करवाओ ये सब। ब्रेक ने देखा कि अब उन लोगों के दिल पिघलने लगे थे। वो जूलिया को समझाता है कि वो औरत अपने पति के साथ मिलकर हत्याएं करती थी। वो जैसे हैं उनके साथ वैसा ही हो रहा है। ये सब देखना आसान नहीं था, इसलिए उसका डायरेक्टर ताजी हवा खाने के लिए बाहर चला जाता है। हालांकि इसके बावजूद वो लोग उसके साथ थे। उधर स्टीव रोजा का रेप करने के बाद उसके बॉम्ब के लाल सिरे को खींच देता है, जिससे उसकी मौत हो गई। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि पाको वहां से भाग चुका था। उसका एक पैर टूटा हुआ था, इसलिए वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये सोचकर दोनों उसे ढूंढने लगते हैं, पर पाको जंगलों में छुपने में माहिर था। देखते देखते रात हो जाती है, पर वो उसे ढूंढ नहीं पाते। इसी बीच जैक, जो अब भी उस रेडियो टावर को ढूंढ रहा था, देखता है कि पाको अकेले बैठा रो रहा था। वो बोला, दोस्त मुझसे बात करो, क्या हुआ तुम्हें? पर तभी उसकी नजर स्टीव और उस जापानी पर पड़ी जो उसे ढूंढ रहे थे। वो समझ गया कि वो दोनों मिले हुए हैं। पाको कहता है, उन्हें मारने में मेरी मदद करो, बदले में तुम सारे पैसे रख लेना। जैक को पता चला कि उन लोगों ने पाको की वाइफ को उसकी आंखों के सामने बेरहमी से मार डाला था, पर वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि पहले उसे एक जरूरी काम पूरा करना है। वहीं दूसरी ओर हम मार्कस को देखते हैं, जो जंगलों में भटकता हुआ आगे बढ़ रहा था, पर तभी एमिलिया ने उस पर हमला कर दिया। वो उसे जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन मार्कस तुरंत उस पर हावी हो गया और उसका गला दबाने लगा। वो बोला, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता।
मैं बस अपने पैर से बॉम्ब निकालना चाहता हूँ। ब्रेक देखता है कि वो उसे मार नहीं रहा, जिसके बाद उसे गुस्सा आने लगता है। वो बोला, ये सब हो क्या रहा है? मैंने उन्हें मारने के लिए आइलैंड पर भेजा था, पर यहाँ तो दोस्त बनाए जा रहे हैं। जैक पाको को सहारा देते हुए उनसे काफी दूर आ जाता है, पर उसने देखा कि दूसरी ओर जाने का ब्रिज टूटा हुआ है। इसका मतलब आगे का सफर उसे अकेले तय करना था। इसके बाद उसने अपने पैर में लगे जीपीएस को किसी चीज से ढक दिया, जिससे उसका सिग्नल आना बंद हो गया। रास्ते में उसने कुछ खाने की चीजें बटोरी थी, पर वो उसे पाको को दे देता है ताकि उसके वापस आने तक वो जिंदा रहे। जाने से पहले पाको उसे मदद के लिए शुक्रिया कहता है, जिसके बाद जैक एक रस्सी पर लटक कर आगे बढ़ने लगा। ब्रेक देखता है कि गेम में अब कुछ भी दिलचस्प नहीं हो रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहता तो उसके शो की रेटिंग पर बुरा असर पड़ता, इसलिए उसने कंटेस्टेंट्स की मदद करने की सोची। उन सब में स्टीव ही था जो खून खराबा करके इस शो को इंटरेस्टिंग बना रहा था। उस जैसे साइको के हाथ में अगर हथियार लग जाए तो वो क्या नहीं कर सकता। ये सोचकर ब्रेक जानबूझकर उसके नजदीक एक और बैग गिरवाता है। स्टीव ने जब उसे खोला तो उसने देखा कि उन लोगों ने तो हर चीज भेज दी थी। एक तरफ जहां उसके हाथ में खतरनाक हथियार थे, वहीं दूसरी तरफ बाकी कैदियों को निहत्थे ही इस खेल में टिके रहना था, जो कि सरासर चीटिंग थी। वहीं अमेरिका में एफबीआई ऑफिसर ब्रैड, जो इस केस की तह तक जाना चाहता था, उसे उसके सीनियर्स इस केस को बंद करने को कहते हैं। जैक के बारे में छानबीन शुरू करते ही कुछ आला दर्जे के लोगों को बहुत परेशानी होने लगी थी और वो नहीं चाहते थे उसके बारे में किसी को पता चले। ब्रैड को पता चला कि उस टापू पर जितने कैदी हैं, उसने उनसे ज्यादा लोगों को मारा है। साल भर पहले उसे एल साल्वाडोर भेजा गया था एक ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए। उसने वहाँ काफी नुकसान पहुँचाया, पर इस दौरान वो पकड़ा गया। ब्रेड गुस्सा था कि उन्होंने उसे पूरे 1 साल तक जेल में सड़ने दिया, पर उसके सीनियर्स ने उसे समझाया कि जैक जैसे लोगों को ऐसे कामों की अच्छी रकम मिलती है ताकि आला अफसरों के नाम कहीं ना आए। उधर गोल्डी जैक को ट्रैक नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से सब थोड़े घबराने लगते हैं। वो उन्हें कुछ देर के लिए मिल गया था, पर वो फिर से गायब हो गया और इसकी वजह ये थी कि वो उनकी तरफ आ रहा है। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि जहाँ पर वो हैं, वहाँ उन्होंने कोई कैमरे नहीं लगा रखे थे। जिसके बाद ब्रेक उसे ढूंढने के लिए एक सर्च टीम भेजता है और चारों तरफ गार्ड्स को तैनात कर देता है। जैक काफी देर से बाहर खड़ा इसी मौके की तलाश में था। उनके बाहर जाते ही वो गेटकीपर को बेहोश करके अंदर घुस गया। उसने देखा कि रेडियो टावर पर एक आदमी निगरानी दे रहा है, जिसके बाद वो दबे पांव ऊपर गया और बिना किसी की नजर में आए उसे भी ठिकाने लगा दिया। जैक रेडियो से अपनी वाइफ एमा को कांटेक्ट करता है। उसकी आवाज सुनते ही एमा एकदम से सहम गई, क्योंकि वो पूरे 1 साल बाद उसकी आवाज सुन रही थी। जैक के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वो उसे एक बैंक अकाउंट के बारे में बताता है जिसमें उसने उसके लिए कुछ पैसे जमा कर रखे थे। एमा उससे मिलना चाहती थी, पर जैक ने उसे बताया कि इस वक्त जहां वो है वहां से जिंदा लौटना नामुमकिन है और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आने वाला। पर एमा के काफी रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार जैक मैप में देखकर उसे इस आइलैंड की लोकेशन बता ही देता है। वो कुछ और बता पाता उससे पहले ही गार्ड्स वापस लौट आते हैं। ब्रेक ने उसे देख लिया था, जिसके बाद वो तुरंत सारे जनरेटर्स बंद करवा देता है, जिससे रेडियो भी बंद पड़ गया। इसी बीच एक आदमी उसे मारने के लिए ऊपर गया, पर कोई रास्ता न पाकर जैक सीधा टावर से नीचे कूद जाता है। उन्होंने उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, पर अंधेरे में जैक कहीं गायब हो जाता है। उधर ब्रेड को पता चल गया था कि वो कहाँ है। वो अपने सीनियर्स से उसे रेस्क्यू करने की रिक्वेस्ट करता है, पर ये इतना आसान नहीं था। सबके हाथ बंधे हुए थे। ब्रेड कहता है वो पूरे 1 साल जेल में रहा, पर उसने कभी अपनी जबान नहीं खोली, सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए। अपने देश के लिए सब कुछ सहता रहा, और आज जब उसे हमारी जरूरत है तो हम पीछे हट रहे हैं। उसकी बातें सुनकर उनका जमीर जाग गया, जिसके बाद उन्होंने जैक की मदद करने की सोची। इसी बीच मार्कस और एमिलिया एक साथ अच्छा वक्त गुजार रहे थे। मार्कस उसे अपनी कहानी बताने लगा और एमिलिया भी उसके करीब आने लगी। अपनी बातों में वो इतना खो गया था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि एमिलिया उसके बम को एक्टिवेट करके भाग चुकी थी। जब तक उसे एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ उसकी भी मौत हो जाती है और स्टूडियो में सब लोग उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि ये अब तक की सबसे बेवकूफाना मौत थी। सूरज अभी निकला भी नहीं था और बुरे दिन की शुरुआत हो गई थी। गोल्डी ने जब चैनल चेंज किया तो देखा कि स्टीव ने पेको को ढूंढ लिया है। वो घायल पेको को बुरी तरह पीटते हैं, जो गोल्डी से देखा नहीं जाता, और वो बाहर आकर उल्टी कर देता है। जूलिया कहती है हमें ये सब अभी इसी वक्त रोकना होगा, जिसके बाद दोनों ब्रेक के पास जाते हैं। उन्हें पता चल गया था कि उसने ही स्टीव को पेको की लोकेशन के बारे में बताया था ताकि वो उसे मार सके। गोल्डी कहता है अब बहुत ज्यादा हो रहा है, हमने शायद हद पार कर दी। ब्रेक, जो उन दोनों की चिक चिक से तंग आ चुका था, कहता है तुम दोनों जानते थे कि शो में क्या होने वाला है।
अब जब सब सही चल रहा है तो तुम्हारे अंदर इन लोगों के लिए हमदर्दी आ गई। उसके जाने के बाद ब्रेक जूलिया को कसकर थप्पड़ मारता है क्योंकि वो उसका साथ देने के बजाय उसके रास्ते का कांटा बन रही थी। उधर जब जैक पुल पर वापस लौटा तो उसने देखा कि स्टीव और उस झलमूरे ने पेको को पकड़ लिया है। वो उसे बहुत टॉर्चर करते हैं, जिसके बाद स्टीव ने उसकी छाती में तीर मार दिया और अगर इतना कम था तो वो उसे जैक के सामने जिंदा जला डालते हैं, जो देख जैक का खून खौल उठा। सुबह होते ही वो दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। उन दोनों के पास हथियार थे, जबकि जैक सिर्फ अपना बचाव ही कर सकता था। वो अपने दोनों हाथों में रोड बांध लेता है ताकि चाकुओं के वार से बच सके। इसके बाद वो मिनाटो के सामने आ खड़ा हुआ और उसे देखते ही वो जापानी उस पर पागलों की तरह टूट पड़ा। उसने उस पर कई हमले किए, पर रोड की वजह से उसे एक भी कट नहीं लगता। स्टीव ने देखा कि मिनाटो उससे लड़ रहा है। वो चाहता तो उसी वक्त उसकी मदद कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और उसे पिटने दिया ताकि वो कमजोर हो जाए। जब उसे लगा कि अब उसमें और लड़ने की हिम्मत नहीं बची तो स्टीव ने जैक पर हमला कर दिया। जैक सही वक्त पर वहां से भाग निकलता है, पर उन दोनों ने उसका पीछा किया और उसे घेर लिया। जैक बचने के लिए एक बंकर में छुप जाता है, पर वहां एमिलिया पहले से छुपी हुई थी। जैक उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन तभी स्टीव ने तीर मारकर उसे भी घायल कर दिया। इसके बाद वो उसके बंकर में जलती शराब की बोतलें फेंककर उसमें आग लगा देते हैं, जिससे अंदर मौजूद सारे कैमरे जलकर राख हो गए। जैक अगर बाहर निकलता तो स्टीव उसे तीरों से छल्ली कर देता और अगर अंदर रहता तो जलकर मारा जाता, पर खुशकिस्मती से उसे बाहर निकलने का दूसरा रास्ता मिल जाता है। उसने एमिलिया को भी अपने साथ चलने को कहा, पर वो जानती थी कि वो नहीं बच पाएगी, जिसके बाद उसने अपने बम को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहां एक बड़ा धमाका होता है। स्टीव को लगा कि वो मर गया और अब सिर्फ वो दोनों ही बचे हैं। उसने वादा किया था कि वो दोनों आखिर में सिर्फ हाथों से लड़ेंगे, पर स्टीव के खून में तो पहले से मक्कारी भरी हुई थी। वो अपना हथियार नीचे नहीं रखता, जिसके बाद मिनाटो वहां से भाग खड़ा हुआ। स्टीव उसका पीछा करता है, पर जल्द ही उसके सारे तीर खत्म हो गए। मिनाटो उसका इंतजार कर ही रहा था कि तभी वहां जैक आ जाता है, जो उस धमाके से बच निकला था। मिनाटो उसे मारने की कोशिश करता है, पर इस बार भी उसका वही हाल हुआ जो पिछली बार हुआ था। उनकी इस लड़ाई में स्टीव भी बीच में कूद पड़ा, पर जैक अकेला उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। आखिर में वो मिनाटो को मार डालता है, जो देख स्टीव डर के मारे भाग खड़ा हुआ। जैक उसका पीछा करता है और जल्द ही वो एक डेड एंड पर पहुंच गए, जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। जैक बोला, अब लड़ना सिर्फ तू और मैं, पर स्टीव कहता है आज मूड नहीं है, और इतना कहकर उसने पहाड़ी से छलांग लगा दी। जैक उसे आज ही मारना चाहता था, जिसके बाद वो भी नीचे कूद जाता है। जब वो पानी से बाहर निकला तो स्टीव कहीं गायब हो चुका था। ये शो बहुत दिलचस्प मोड़ ले चुका था, पर ब्रेक जानता था कि स्टीव एक नंबर का डरपोक है। बिना हथियार के वो बाहर नहीं आएगा, जिसके बाद उसने उसके लिए फिर से कुछ हथियार भेजे। गोल्डी को बिल्कुल पसंद नहीं आता कि वो हर बार उस पागल की मदद कर रहा था, पर फिलहाल चुप रहने में ही उसकी भलाई थी। जैक को ढूंढते हुए स्टीव को दो आदमी मिले, जो छुपकर उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। वो कहते हैं, हम बस कैमरामैन हैं, पर कोई उसकी फिल्म बनाए ये स्टीव को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो उन दोनों को मार डालता है। उसने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई, पर जैक पीछे से उस पर हमला कर देता है। हाथापाई के दौरान स्टीव के हाथों से गन छूटकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद उसने अपनी जेब से चाकू निकाला, लेकिन जैक उसे भी नीचे गिरा देता है। अब उनकी लड़ाई बराबरी की थी, पर स्टीव जैसा बुजदिल कहाँ ही जैक जैसे फौलादी आदमी के सामने टिक पाता। जैक घूंसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। वो उसका काम तमाम करने ही वाला था कि तभी पता नहीं कहां से स्टीव के हाथ चाकू लग गया, जिससे वो जैक पर हमला कर तुरंत बंदूक उठा लेता है। जैक ने बचने की पूरी कोशिश की, पर तभी उसे एक गोली लग जाती है, जिससे वो चट्टानों से टकराता हुआ सीधा नदी में जा गिरा। अब कोई चांस ही नहीं था कि वो जिंदा बच जाए, जिसके बाद स्टीव को इस शो का विनर घोषित कर दिया जाता है। शो खत्म होते ही वो जर्नलिस्ट जिसे ब्रेक ने इंटरव्यू दिया था टीवी पर आती है और अपना दुख जाहिर करते हुए कहती है, इंटरव्यू के बाद मुझे सिर्फ एक आदमी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन पिछले 24 घंटों में लाखों करोड़ों लोगों ने उसकी वेबसाइट पर लॉगिन किया और इस कामयाबी को देखते हुए मेरा गुस्सा शांत हो चुका है। मुझे अफसोस है कि हम दूसरों की मौत का तमाशा देख रहे हैं, उसके मजे उठा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि दोषी हम हैं। ये शब्द सुनते ही जो लोग इस शो को एंजॉय कर रहे थे, उनके चेहरे शर्म से नीचे झुक जाते हैं और उन्हें समझ आता है कि असली दरिंदे स्क्रीन के अंदर नहीं बल्कि बाहर बैठे हैं। 200 देशों के 40 मिलियन लोगों ने एक साथ इस शो को देखकर इसे दुनिया का सबसे कामयाब शो बना दिया था और अब बस विनर को उसका इनाम देना रह गया था। ब्रेक ये सब फुर्सत से करने वाला था, लेकिन उसे अपने आदमी से पता चला कि 1 घंटे में यूएस मिलिट्री उसे अरेस्ट करने आ रही है।
वो जूलिया समेत अपने पूरे क्रू को छोड़कर भागने की फिराक में था। गोल्डी उसकी चाल समझ जाता है और उसे धमकी देता है कि वो सब कुछ बता देगा, पर वो ऐसा करता उससे पहले ही उन्होंने उसे मार डाला। अब क्योंकि स्टीव जीत चुका था, इसलिए वादे के मुताबिक उसने उसके पैर से बॉम्ब निकाल दिया, लेकिन वो उसे जीती हुई रकम की फूटी कौड़ी नहीं देने वाला था। स्टीव बोला, फालतू की बात मत कर, चल मेरे पैसे निकाल। पर ब्रेक कहता है, तुम जीते क्योंकि मैंने तुम्हें जीतने दिया, इसलिए जो मिला है उसमें खुश रहो। उसे इतनी जल्दी में देख स्टीव समझ गया यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसके जाते ही वो सिगरेट लेने के बहाने गार्ड्स के करीब आया और उन्हें मारकर फरार हो गया। इसके बाद वो क्रू के पास आया और उनसे पूछा कि ब्रेक कहाँ है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ गया, जिसके बाद स्टीव उन सबको गोलियों से भून देता है। इसी बीच हम जैक को देखते हैं, जिसमें अब भी थोड़ी बहुत जान बाकी थी। उसके पैर में अब भी वो बॉम्ब बंधा हुआ था जो बस कुछ ही मिनटों में फट जाता। किसी तरह हिम्मत करके वो बेस तक पहुंचा, जहां उसने देखा कि स्टीव ने अपनी सनक में सबको मौत के घाट उतार दिया था। वो जूलिया को भी मारने ही वाला था कि तभी वहां जैक आ खड़ा हुआ। उसे जिंदा देख स्टीव को बड़ी हैरानी होती है। उसने बंदूक चलाई पर गोलियां खत्म हो चुकी थीं। स्टीव चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है, देख भाई, मैं ये खेल नहीं खेलना चाहता था। जो भी जिस लायक था उसे वही मिला। वो जैक को अपनी जिंदगी की तकलीफों के बारे में बताने लगा ताकि वो उस पर थोड़ा रहम खाए। जैक बोला, तेरी जिंदगी बड़ी दुख में कटी है, चल तेरी तकलीफ कम किए देता हूँ। और बस इतना कहकर उसने पूरी की पूरी मैगजीन उसकी छाती में दाग दी। उधर ब्रेक बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। वो जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ गया और पायलट को जल्दी से उसे उड़ाने को कहा। जब तक जैक उस तक पहुंचता, उसका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर चुका था। जैक ने उस पर गोलियां चलाई, पर उनका उस पर कोई असर नहीं होता। ब्रेक की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इसी बीच वहां जूलिया आ जाती है, जिसने जैक को वो बम थमाया जिसका टाइम बस खत्म ही होने वाला था। जैक बिना देर किए उसे सीधा उसके हेलीकॉप्टर में फेंक देता है। ब्रेक ने उसे दूर हटाने की कोशिश की, पर सीट बेल्ट बंधी होने के कारण वो उस तक नहीं पहुंच पाता। टाइम खत्म होते ही एक जोरदार धमाके के साथ उसका हेलीकॉप्टर सीधा एक चट्टान से टकरा जाता है और इस तरह एक साइको बिलियनियर अपने ही बनाए हुए खूनी खेल का शिकार बन गया। जैक के पास भी जीने के लिए बस कुछ ही मिनट बचे हुए थे, पर जूलिया ने जैक को एक चाबी दी जिससे वो उस बम को डीएक्टिवेट कर सकता था। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि यूएस मिलिट्री ने जैक को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया, जिसके बाद जैक अपने घर वापस लौट आता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।